नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे बात करूंगा टाटा स्टील कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। तो जो सारे इन्वेस्टर 2024 में निवेश करना चाहते हैं इस स्टॉक के ऊपर, उन इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो बहुत काम के होने वाली है। इस वीडियो में फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे। ये जो कंपनी है टाटा स्टील, जुलाई 19 को करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। अभी करंट दिनों ट्रेड कर रहा है 158 रुपीज़ लेवल पर। चलिए अभी आपको दिखाते हैं इसके चार्ट प्राइस, ताकि आपको इसका प्राइस का मूवमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया आपको पता लगे। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे टाटा स्टील के वीकली चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पहले से ही एक ट्रेंड चैनल को खींच के रखा है। आप देख सकते हैं 2020 से ये ट्रेंड चैनल को मेंटेन कर रहा था, लेकिन 2021 में वो ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था। फिर से वो 2022 में जून में इस ट्रेंड चैनल के अंदर आ गया इसका प्राइस। फिर से वहाँ से 2024 तक इस ट्रेंड चैनल के अंदर उस प्राइस का मूवमेंट चलता रहा। फिर से दोबारा से 2024 जून महीने में ब्रेकआउट करके इस ट्रेंड चैनल से ऊपर चला गया था इसका प्राइस, और एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 180 के करीब। उसके बाद फिर से इसका स्टॉक प्राइस इस ट्रेंड चैनल के अंदर आ चुका है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसका जो प्राइस है इस ट्रेंड चैनल का नीचे का जो बॉर्डर है, नीचे का जो लाइन है, इस पे आएगा। इस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस मूवमेंट एनालिसिस करने से पहले चलिए इसका फंडामेंटल बिजनेस को हम लोग चेक करेंगे। क्योंकि किसी कंपनी का प्राइस मूवमेंट लगातार ऊपर की तरफ जाता है जब उसका फंडामेंटल बिजनेस, रियल बिजनेस अच्छा होता है, तो वो कंपनी फिनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो अगर एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं तो उसका स्टॉक प्राइस हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जाता है नियर फ्यूचर। तो कारण दिनों इसका स्टॉक प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से हायर हाई बनाएगा या करेक्शन लेगा, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी तब मिलेगा, क्लियरली होगा। ये हायर हाई बनाएगा या नीचे आएगा, ये डिपेंड करता है इस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस के ऊपर। तो चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस देख लेते हैं, कितना स्ट्रांग है ये फाइनेंशियली। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे स्किनर.इन साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्टील का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,96,953 करोड़। एक बड़ा सारा कंपनी है। इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, वो है 30.8। ये बहुत ज़्यादा है। किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तब उस पर निवेश करने की सही समय माना जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 30.8 है, बहुत ही ज़्यादा है। इसका पी रेशियो देखकर ये लग रहा है इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस अभी ओवर वैल्यू जोन पे चला गया है, ओवर प्राइस हो चुका है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 73.7। ये बहुत ही कम है। किसी कंपनी का बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाते हैं। अगर करंट प्राइस से ज़्यादा बुक वैल्यू होते हैं तो उसको और भी अच्छा माना जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू करंट प्राइस से कम है, लेकिन ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 2.28% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड ये हर साल अपने निवेशकों को देता है। इस कंपनी का जो ROCE है वो है 7.02। ये बहुत कम है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% होनी चाहिए, तब जाकर उस कंपनी में निवेश करना सेफ माने जाते हैं। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास टोटल जो एसेट है, टोटल जो कैपिटल है, उसको इस्तेमाल करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है, कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी अपनी कैपिटल को यूज़ करके, टोटल कैपिटल को यूज़ करके उतना खास पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही कम पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। इसका ROCE को देखकर ये लग रहा है। इसका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 6.55। ये भी बहुत ही कम है। ROE भी मिनिमम 20% होनी चाहिए, तब जाकर किसी कंपनी में निवेश करना सेफ माना जाते हैं। ROE का मतलब होता है इस कंपनी के पास जितना इन्वेस्टर का पैसा है, जितना इक्विटी कैपिटल है, उन पैसे को यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है, कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यह कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल को यूज़ करके बहुत ही कम पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इस कंपनी का ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है ये कंपनी अपने कैपिटल को उतना खास यूज़ कर नहीं पा रहे हैं। इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो है 0.95। ये लगभग ठीक ठाक ही है। किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा होते हैं तो इस कंपनी में निवेश करना रिस्की हो जाते हैं। सबसे अच्छा होता है अगर 0.5 से कम हो डेब्ट टू इक्विटी तो, लेकिन यहाँ पर 0.95 है। 1 से कम है लेकिन ठीक ठाक ही है। इस कंपनी का डेब्ट इसकी इक्विटी कैपिटल के बराबर है, ये देखने वाली बात है। इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो है 1.73%। ये भी 3 से कम है। किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 3 होनी चाहिए, यहाँ पर 1.73% है, बहुत ही कम है। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब होता है इस कंपनी का जो लोन है, उस लोन का जो प्रीमियम है जो इस कंपनी को चुकाना पड़ता है, उसको ये कंपनी कितना आसानी से पेमेंट कर सकता है अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से।
लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखकर ये लग रहा है इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उससे इसका लोन का जो प्रीमियम है उसको चुकाना इस कंपनी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं। ये अगर 3 से ज़्यादा होता तो अच्छा होता। 3 से ज़्यादा होने के मतलब होते हैं किसी कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से उसका जो लोन का प्रीमियम है उसको ईजिली चुका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं। इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 0.71%। ये भी मिनिमम 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 3 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर 0.7 है, 1 से कम, ये ठीक नहीं है। करंट रेशियो का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, उसको करंट एसेट से कितना आसानी से पेमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका करंट रेशियो देखकर ये लग रहा है इस कंपनी को अपना करंट लायबिलिटी चुकाने के लिए इसके पास उतना ज़्यादा करंट एसेट नहीं है। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इस कंपनी के जो क्वार्टर सेल्स हैं वो पिछले क्वार्टर से -6.79% हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर से इसका सेल्स माइनस पे चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसका इस साल का पूरा सेल्स ग्रोथ पिछले साल से -5.83% हो चुका है। पिछले साल से इसका सेल्स इस साल माइनस पे चला गया है। इसका सेल्स ग्रोथ पास्ट 3 ईयर्स से 13.6% इंक्रीज हुए हैं। इसका सेल्स ग्रोथ पास्ट 7 ईयर्स से 10.7% इंक्रीज हुए हैं। इसका सेल्स ग्रोथ पैरामीटर्स देखकर ये लग रहा है ये कंपनी पिछले 3 साल से 7 साल से करंट सालों में अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, लेकिन पिछले साल से इस साल इसका सेल्स घट रहे हैं। करंट दिनों इसका सेल्स काफ़ी घट गए हैं पिछले साल से। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। किसी कंपनी का सेल्स अगर घट जाते हैं तो बहुत रिस्की माने जाते हैं उस कंपनी को। इस कंपनी का जो क्वार्टर प्रॉफिट है इस साल का पिछले क्वार्टर से -54.9% हो चुका है। पिछले क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा इसका प्रॉफिट घट चुके हैं इस क्वार्टर। इसका जो इस साल का पूरा प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले साल से -19.2% हो चुका है। पिछले साल की प्रॉफिट से इस साल इसका प्रॉफिट बहुत ही घट चुके हैं। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है फास्ट 3 ईयर्स से वो है -6.63%। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पास्ट 7 ईयर्स से वो है 23.7%। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पैरामीटर्स देखकर ये लग रहा है ये कंपनी पिछले 3 साल से उतना खास प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं इस साल, लेकिन पास्ट 7 ईयर्स से इसका सेल्स इस साल इंक्रीज हुए हैं। लेकिन इसका जो करंट साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही घट चुके हैं पिछले साल से। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इस कंपनी जिस इंडस्ट्री पे आते हैं उस इंडस्ट्री का पी रेशियो है 18.8। इंडस्ट्री पी रेशियो को देखकर ये लग रहा है टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस उस इंडस्ट्री का बाकी कंपनियों से अभी ज़्यादा है, क्योंकि टाटा स्टील का पी रेशियो अभी 30.8 है। चलिए और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको देख लेनी चाहिए किसी कंपनी पे निवेश करने से पहले, वो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इस कंपनी का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है 50,237 करोड़। ये बहुत ही खराब है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है। अगर ये कंपनी अपना लीगल केस हार जाते हैं तो ये जो रकम है इसको चुकाना पड़ेगा। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इसलिए और भी ख़राब होता है एक कंपनी के लिए क्योंकि जब कंपनी हार जाते हैं केस, तब जब इसको ये रकम चुकाना पड़ता है तब टीवी पर न्यूज़ चैनल पर बहुत बुरा न्यूज़ चले आते हैं। और आप जानते हैं इंडिया पे 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स न्यूज़ के ऊपर बेस करके इन्वेस्ट करते हैं। तब कंपनी के स्टॉक प्राइस पे बहुत असर आते हैं, पूरी तरीके से स्टॉक प्राइस गिरने लगते हैं। इसलिए किसी कंपनी पे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रहना बहुत ही रिस्की माने जाते हैं। इसको आपको गौर करनी चाहिए। चलिए आपको और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में जानकारी देते हैं। आपको किसी कंपनी पे निवेश करने से पहले आपको चेक कर लेनी चाहिए, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, वो कंपनी को शुरू करते हैं। कंपनी का अच्छा बुरा सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं, क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में उन लोगों को पता होते हैं। इसलिए प्रोमोटर का फाउंडर्स का होल्डिंग्स देखना जरूरी है। इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्टील का करंट प्रोमोटर होल्डिंग्स है 33.19। ये बहुत ही कम है। किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग्स अगर 60% होते हैं व उससे ज़्यादा होते हैं तब अच्छा माना जाते हैं। 60% से कम होते हैं तो उसको उतना अच्छा खास नहीं माना जाते हैं। ऊपर से दिसंबर 2023 से इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स घट गए हैं। प्रोमोटर ने अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 में इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स से 33.7, लेकिन मार्च में वो घट कर हो चुका है 33.19। यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हैं प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग्स को घटा रहे हैं। ये बहुत बुरी बात होती है एक कंपनी के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग्स इंक्रीज होनी चाहिए क्वार्टर बाय क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। इसको आपको जरूर गौर करनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए। और एक जानकारी आपको देते हैं वो है एफआई होल्डिंग्स, क्योंकि एफआई का दबदबा इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छा खासा है। तो एफआई की एक्टिविटी, एफआई का होल्डिंग्स भी आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआई भी दिसंबर 2023 में 20.01 से घटाकर मार्च 2024 में 19.69 कर चुके हैं। तो एफआई भी अपने स्टॉक को सेल कर रहा था, अपने होल्डिंग को घटा रहे थे। ये आपको गौर करनी चाहिए। तो इसका असर स्टॉक प्राइस पे नियर फ्यूचर जरूर आएगा। तो इसका फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक करते हुए ये लग रहा है ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत वीक है, फंडामेंटली बहुत वीक है।
इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैपिटल को ठीक ढंग से यूज़ कर नहीं पा रहे हैं। इसका सेल्स भी घट रहे हैं, इसका प्रॉफिट भी घट रहे हैं, ऊपर से इसका कंटिन्यूअल लायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये फिनेंशियली वीक और फंडामेंटली वीक कंपनी है, ये आपको गौर कर लेनी चाहिए। तो अभी देखना होगा ये कंपनी नियर फ्यूचर अपने सेल्स को ग्रो कर पाते हैं या नहीं, इसका फंडामेंटल पैरामीटर्स को और स्ट्रॉन्ग कर पाता है या नहीं। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं इसके प्राइस के चार्ट पर। इसका जो प्राइस का वैल्यूएशन है उसका एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे टाटा स्टील का वीकली चार्ट पर। यहाँ पर आपको पहले ही बताया है, ये जो ट्रेंड चैनल है इसके नीचे के लाइन पर इसका प्राइस जरूर आएगा, क्योंकि आप देखें ये कंपनी फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली ये कंपनी वीक है, इसका सेल्स घट रहे हैं, इसका प्रॉफिट घट रहे हैं करंट सालों में, और ये कंपनी अपने कैपिटल को ठीक ढंग से यूज कर नहीं पा रहे हैं। तो सब कुछ मिलाकर इसका असर इसके स्टॉक प्राइस पे जरूर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 से 2022 तक जो रैली लगाया था, उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुका था। फिर से 2022 से जो रैली लगाया है 180 के करीब वहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो चुका है। इसका स्टॉक प्राइस अभी लाइफ टाइम हाई पे है। ऊपर से इंडियन स्टॉक मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है। निफ्टी और सेंसेक्स करेक्शन लेगा, तो इसके साथ ये भी करेक्शन लेगा। तो आप अगर यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो किस लेवल पर निवेश करना सही होगा, चलिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करें तो आप देख पाएंगे ये जो कंपनी है मिनिमम 6 to 1% करेक्शन जरूर लेगा, और वो होता है 120 रुपीज़ के करीब। यहाँ पर ये चार्ट नेक्स्ट हायर लो यहाँ पर बनाएगा, वो बनाएगा 61 के लेवल के करीब, क्योंकि इसका फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है कंपनी, इसका सेल्स घट रहे हैं, इसका कैपिटल उतना अच्छा से यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो ये ज़रूर आएगा यहाँ तक एक हायर लो बनाएगा। ऊपर से इसका प्रोमोटर्स, इसका फाउंडर्स और एफआई लोग स्टॉक को सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जरूर करेक्शन आएगा। तो आप अगर यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो 61% लेवल तक आपको वेट करना है, वो होता है 120 रुपीज़ के करीब। तो आप वेट कीजिए इस लेवल तक आने की। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में ज़रूर काम आएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।